हेलो, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल इंग्लिश क्लब विद डॉक्टर पुनीत दुबे के साथ। आज की ये वीडियो में J.M. सिंजे और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक जो एरन आइलैंड पर लिखा गया था चर्चा करेंगे। आपको बता दें, J.M. सिंजे एक आयरिश आइलैंड के नाटककार, कवि और लेखक थे जो आयरिश साहित्यिक पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्ति थे और ग्रामीण आयरलैंड के जीवन पर अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। खासतौर पर उनके नाटक जो विवादास्पद की श्रेणी में आते हैं, दो नाटक ज़्यादा ही विवादास्पद की श्रेणी में आए, जो द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से उन्होंने लिखा था, और एक राइडर्स टू द सी, जिसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे, जो आयरिश साहित्य, संस्कृति और लोक कथाओं को दर्शाते हैं और एवे थिएटर के एक संस्थापक के रूप में भी यह कार्य कर चुके हैं। 1897 में J.M. सिंजे को उनके परम मित्र सहयोगी विलियम बटलर ईट्स, जिनको W.B. ईट्स के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध आयरिश पोएट, नाटककार और 20वीं सदी के साहित्य के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें 1923 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। उनकी कविताओं को हिंदी में अनुवादित किया गया, जिनमें हरिवंश राय बच्चन ने भी कई रचनाओं का अनुवाद किया। इनकी रचनाएं कला, जीवन, बुढ़ापे और आयरलैंड के राजनीतिक संघर्षों को दर्शाती हैं। J.M. सिंजे ने एरन आइलैंड की यात्रा की और यह यात्रा उनके जो मित्र थे W.B. ईट्स के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। 1898 से 1903 तक गर्मियों में वहां पर उन्होंने बिताया, जहां पर लोग, जो एरन द्वीप के लोग जो नाम बोले जाते हैं, उनका नाम इनिसमान बोला जाता है वहाँ के लोगों को। तो J.M. सिंजे ने इनिसमान के एक व्यक्ति की कहानी सुनी, जिसका शरीर काउंटी डोनेगल के नाम से एक द्वीप था, उस तट पर बह करके आया था, जिसने राइडर्स टू द सी को लिखने की प्रेरणा उनके अंदर जगा दी थी। राइडर्स टू द सी एरन द्वीप समूह की हाइबर्नो अंग्रेजी बोली में लिखा गया था। याद रखना, हाइबर्नो इंग्लिश लैंग्वेज में, डायलेक्ट में लिखा गया था। आयरिश भाषा से वाक्यांशों का सिंजे का उपयोग आयरिश साहित्यिक पुनरुत्थान का हिस्सा बना हुआ था, एक ऐसा समय जब आयरिश साहित्य आयरलैंड में गौरव और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता था। इस नाटक में कई दृश्य सिंजे द्वारा एरन द्वीप समूह में आने वाले समय के दौरान की गई कहानियों से लिए गए हैं, जिसमें डूबे हुए आदमी और समुद्री तूफान का वर्णन किया गया है। उन डूबे हुए लोगों में से एक आदमी की पहचान उसके कपड़ों से करना और एक आदमी के भूत को घोड़े पर सवार होकर के देखना आदि शामिल हैं। राइडर्स टू द सी आयरिश और साहित्यिक पुनर्जागरण नाटककार जॉन मिलिंगटन सिंजे द्वारा लिखा गया नाटक है। यह पहली बार 25 फरवरी 1904 को आयरिश राष्ट्रीय रंगमंच यानी स्टेज सोसाइटी द्वारा मेल्सवर्थ नामक एक हॉल में, जो डबलिन में, हेलेन लेयर्ड द्वारा मौर्य की भूमिका में प्रदर्शित किया गया था। एक अंकीय मीन्स वन एक्ट प्ले है, ये ट्रेजेडी है। ये नाटक एरन द्वीप समूह के इनिसमान में स्थापित है और सिंजे के सभी नाटकों की तरह यह ग्रामीण आयरलैंड के साथ काव्यात्मक संवाद को पकड़ने के लिए विख्यात है। कथानक में मानव इच्छाओं के पारंपरिक संघर्ष पर आधारित नहीं है, लेकिन समुद्र की व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत जो कंडीशन समुद्र की दिखाई गई है, उसकी क्रूरता, वह मानव जाति के खिलाफ काम करती है। इतना ज़्यादा समुद्री तूफान उठते हैं कि कई लोग, कई घर और कई कबीले और कई गांव के गांव पूरे पानी में बह जाते हैं। ऐसी निराशाजनक संघर्ष पर आधारित एक कहानी है। J.M. सिंजे एक बूढ़ी औरत मौर्या और उसके बेटों की कहानी है, जो समुद्र से लगातार होने वाली मौतों और दुख को दर्शाती है, जिसमें मौर्या अपने सभी बेटों को समुद्र में खो देती है। अंततः यह नाटक समुद्र की अजेय शक्ति और जीवन मृत्यु के अंतहीन चक्र को दिखाता है, जहां मौत एक सतत खतरा दिखाया जाता है, फिर भी लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर रहते हैं। इसमें आप स्क्रीन में जैसे देख रहे हैं, मौर्या एक दुखी विधवा जो 8 बच्चों कैथलीन, नोरा, वर्टले, शॉन, शेमस, स्टीफन, पैच और माइकल की मां है। कैथलीन, मौर्या की बड़ी बेटी, अपने मरे हुए भाई माइकल के कपड़ों को पहचान कर अपनी मां को दुख से, मरने से बचाने की कोशिश करती है। एक कैरेक्टर है नोरा, जो मौर्या की छोटी बेटी होती है,
यानी कैथलीन की छोटी बहन अपनी बहन की माँ के साथ मदद करती रहती है हमेशा, और बर्टले मौर्य का सबसे छोटा और इकलौता बेटा जो अभी जिंदा है, उसी के ऊपर ये नाटक लिखा गया था। नाटक के आखिरी में वह मर जाता है। जब नाटक शुरू होता है तो मौर्य के बेटे शान, सेमस, स्टीफन, पैच और माइकल, साथ ही मौर्य का पति सभी मर चुके होते हैं। एक पुजारी का किरदार भी है जो कभी नहीं दिखता है, यानी प्रीस्ट का कैरेक्टर इसमें दिखाया नहीं जाता, बस उसके बारे में सुनते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन नाटक की शुरुआत में कैथलीन और नोरा उसे कूट करती है। इसमें और भी कैरेक्टर हैं जो मर चुके हैं, उनके नाम फिर से आपके लिए दोहरा दे रहे हैं। इमोन, साइमन, स्टीफन, फीटी और कोलम शान बर्टले के पड़ोसी और दोस्त भी हैं। इसके साथ ही साथ राइडर्स टू द सी आयरलैंड के एरन द्वीप में रचित वन एक्ट प्ले है, जो नाटक की शुरुआत में मौर्य एक बूढ़ी किसान महिला और मुख्य पात्र सो रही होती है। उसकी बेटी कैथलीन और भाई बर्टले के लिए सूत काट रही होती है और साथ ही साथ केक भी बना रही होती है, जो कोनेमारा में होने वाले घुड़दौड़ मेले में भाग लेने की योजना बनाता है। ये घुड़दौड़ में ज़्यादा ही भाग लेता रहता है, हमेशा घुड़सवारी अच्छी करता है बर्टले, तो इसके लिए सब योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे हमारा भाई और मौर्य भी कैसे हमारा बेटा घुड़दौड़ में शामिल होगा। मौर्य के 4 बेटे, उसका पति और उसके ससुर सभी समुद्र में लापता हो चुके हैं और उसका बेटा माइकल भी लापता हो चुका है। उसकी छोटी बेटी नोरा पास आती है और कैथलीन को कपड़े का एक गट्ठर दिखाती है जो उसे एक युवा पादरी ने दिया था, प्रीस्ट ने दिया था, फादर ऑफ चर्च, जो इसे डोनेगल से ले आया था। एक डोनेगल नाम की जगह है, और जहाँ एक व्यक्ति का एक शव समुद्र तट पर बह करके आया था। बहनों को लगता है कि ये कपड़े माइकल के हो सकते हैं और वे मौर्य को परेशान न करने के लिए उन्हें अटारी में छिपाने की फैसला कर देती है। जब मौर्य की नींद खुलती है तो वे सब बर्टली के मुख्य भूमि पर, यानी कि वहाँ पर घुड़दौड़ में शामिल होने के लिए मना कर देते हैं। मौर्य कहती है कि वह नहीं जाएगा, मौसम बहुत ही खराब है, समुद्री तूफान भी आ रहे हैं और पुजारी उसे रोक देगा। उसकी बेटी कहती है कि पुजारी उसे नहीं रोकेगा और दूसरों ने कहा कि वह जाएगा। अगर वह नहीं जाता है तो संभावना है कि दूसरी नाव काफ़ी समय तक रवाना न हो पाए। बर्टली जो नाव का समय देख रहा होता है, घोड़े की लगाम लाने के लिए और बनाने के लिए रस्सी ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। जब वह अंदर आता है तो मौर्य बर्टली में बहस शुरू हो जाती है। मौर्य को डर है कि अगर उसका बेटा चला गया तो उसकी जान चली जाएगी। उसने अपने परिवार के सभी पुरुषों को तो खो दिया था समुद्र में। खराब मौसम, माइकल के जीवित होने या न होने की अनिश्चितता में और उसके जीवन के इतिहास के कारण वह बर्टली से रुकने के लिए विनती करने लगती है। इसके अलावा वह कहती है कि माइकल के ताबूत को कब्र में उतारने के लिए उन्हें बर्टली द्वारा इस्तेमाल की जा रही रस्सी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बर्टली उसकी बात नहीं सुनता है। कैथलीन कहने लगती है कि नौजवानों को समुद्र में जाना, बार बार एक ही बात को दोहराने वाली बूढ़ी महिलाओं की बात न सुनना स्वाभाविक है। ऐसा नौजवान करते ही रहते हैं जो अपनी बूढ़ी माताओं की बातें नहीं सुनते हैं। आखिरकार मौर्य बर्टली को विदा करने के लिए उसके साथ चली जाती है। जब वह लौटती है तो रोती है और कहती है कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं, यानी ओल्ड वेमेन, अंदर आकर प्रार्थना करने लगती हैं। तभी महिलाएं आपस में बहस करने लगती हैं। कैथलीन और नोरा सोचती हैं कि मौर्य को बर्टली के इतने कठोर शब्दों से विदा नहीं करना चाहिए। हालांकि मौर्य सही थी अपनी जगह, वह मना कर रही थी, लेकिन वो लड़का है, नहीं उनका बेटा है, नहीं जा रहा, बात मान रहा था, जाने की जिद कर रहा था। तो माँ है, बूढ़ी है, क्या करेगी, बोल ही देती है, कह देती है कि जाओ, तुम्हें भी जाना है तो जाइए, जो करना है करिए। जब नोरा पुजारी द्वारा लाए गए डूबे हुए व्यक्ति के कपड़े लेकर के आती है तो मौर्य उन्हें माइकल के कपड़े के रूप में पहचान लेती है और जान जाती है कि उसका बेटा मर चुका है। जैसे ही यह सच्चाई का सामना कर रही होती है, कुछ आदमी पानी टपकती हुई एक बड़ी वस्तु लिए अपने कंधों पर लिए घर की तरफ आ रहे होते हैं, जिससे बड़े पत्थरों पर पानी के निशान बन रहे होते हैं। कैथलीन तुरंत पहचान जाती है कि यह वस्तु क्या है, बर्टले का शव है, यानी डेड बॉडी ऑफ बर्टले। बर्टले के भूरे रंग का उसका एक घोड़ा होता है। वही भूरा कलर का जो घोड़ा होता है उसे उफनती लहरों वाले समुद्र में ढकेल दिया और वह डूब गया, खुद ले गया।
मोरिया कहती है कि अब समुद्र पर उसका कोई भी असर नहीं हो सकता, उसने समुद्र ने सब कुछ छीन लिया है। वह कहती है कि अब वह अपने प्रियजनों के लिए उतनी प्रार्थनाएं नहीं कर सकती जितनी उसने वर्टले के लिए की थी। माइकल का उत्तर में विधि पूर्वक अंतिम संस्कार हो चुका होता है और वार्टले को उन सफ़ेद तख्तों के साथ दफना दिया जाता है, यानी ताबूत में जो माइकल के अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे। माइकल के कपड़ों पर पवित्र जल छिड़कते हुए मोरिया कहती है कि कोई भी अमर नहीं होता, इसलिए उन्हें अपनी कब्रों में ही संतुष्टि पूर्वक रहना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी पुरुष थे इस घर में सभी मारे जा चुके होते हैं। और ऐसा समुद्र जिसका गुस्सा और जो एक निराशाजनक उसका व्यवहार जो मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर देता है, इसी कहानी से प्रेरित होकर के J.M. सिंजे ने राइडर्स टू द सी नामक 1 एक्ट प्ले लिखा था। J.M. सिंजे के द्वारा लिखा गया ये राइडर्स टू द सी 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट का मीन्स होता है एक अंकी नाटक, एक छोटा नाटक जिसमें केवल एक अंक ही होता है, यानी 1 एक्ट होता है। केवल एक कहानी, एक घटना पर जिक्र किया जाता है, जिसमें एक ही कहानी या मुख्य घटना जैसी भी होती है और कुछ ही समय के लिए, आमतौर पर ये 10 मिनट से 40 मिनट तक लगभग दर्शाया जाता है स्टेज पर, जिसमें सीमित पात्र होते हैं और एक मुख्य कथानक और एक ही परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और यह अक्सर बिना किसी इंटरवल, यानी कि बीच में जो इंटरवल होता है या मध्यांतर होता है, बीच में 15 मिनट या 10 मिनट का गैप कर दिया जाता है, यह नहीं होता है। यह एक पूर्ण नाटक की तरह से दिखता तो है, लेकिन संक्षिप्त होता है और इसमें दर्शकों को ज़्यादा देर तक बैठ करके देखना या इसके जो एक्टर्स हैं उनको ज़्यादा देर तक अभिनय करने की आवश्यकता नहीं होती है। राइडर्स टू द सी के कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मोरिया होना चाहिए, यहाँ पर MAURYA लिखा होना चाहिए। मोरिया एंड हर डॉटर नोरा एंड कैथलीन आर वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ देयर मिसिंग सन ब्रदर माइकल हु हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द सी। यानी नाटक की शुरुआत में मोरिया और उसकी 2 बेटियां नोरा और कैथलीन अपने लापता बेटे भाई माइकल के लौटने का इंतजार कर रही हैं, जिसे समुद्र पूरी तरह से खा चुका है। फिर से बता दें, यहाँ पर मोरिया होगा MAURYA ऐसे करके। नेक्स्ट है ओमेन मीन्स शगुन। Moria has a dream that Michael is riding a pony behind her youngest son Bartley on his way to the horse fair, which she interprets as a bad omen. Moria को एक सपना आता है कि माइकल उसके सबसे छोटे बेटे बर्टले के पीछे एक पनी पर सवार होकर घोड़े के मेले में जा रहा है, जिसे वह एक बुरा शगुन मानती है। नेक्स्ट है बर्टले's डेथ। डिस्पाइट हिज, ये मेन पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लेना इस नाटक के। डिस्पाइट हिज मदर्स वार्निंग बार्टले सेट आउट, क्या करता है, बार्टले सेट्स आउट टुवर्ड्स द सी टू सेल द हॉर्सेस बट ही टू ड्रॉन्स। मीन्स बार्टले अपनी माँ की चेतावनी के बावजूद भी घोड़ों को बेचने के लिए समुद्र की ओर निकलता है, लेकिन वह भी समुद्र में डूब जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा एक्सेप्टेंस एंड एंडिंग। When Bartle's body is brought in, Moria accepts his death. She has lost all the men in her life, her father-in-law, husband, 4 sons, and now Bartle and Michael. She sprinkles holy water on Bartle and declares that the sea can take nothing more from her, and that she herself will soon find peace as all her men are gone. The play क्या करता है, depicts humanity is a helplessness against the power of the sea and the inevitability of death. मीन्स जब बर्टले की डेड बॉडी लाई जाती है तो मोरिया उसे स्वीकार करती है। वह अपने जीवन के सभी पुरुषों जैसे ससुर यानी फादर इन लॉ और पति, 4 बेटे और अब वह बर्टले और माइकल
वो भी खो चुकी होती है। वह पवित्र जल से वाटले पर छिड़कती है और घोषणा करती है कि जब समुद्र उससे कुछ नहीं ले सकता, अब नहीं ले सकता कुछ भी, और जल्द ही वह खुद भी शांति पाएगी क्योंकि उसके सभी पुरुष जा चुके हैं। यह नाटक समुद्र की शक्ति के आगे मनुष्य की असहायता और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट है थीम, द पावर। फर्स्ट पॉइंट द पावर ऑफ द सी, सेकेंड पॉइंट फेट एंड डेस्टिनी, और थर्ड पॉइंट ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस। The sea is both a source of livelihood and a deadly threat, constantly poised between life and death. बताया गया है कि जो थीम है उसमें समुद्र की शक्ति दिखाई गई है। समुद्र एक आजीविका का स्रोत है और एक खतरा भी है, बहुत ही घातक खतरा, दोनों तरह से है। मतलब आजीविका का स्रोत भी है और खतरा भी है जो हमेशा जीवन मृत्यु के बीच फैला हुआ होता है। सेकेंड है फेट एंड डेस्टिनी। ह्यूमैनिटी इज हेल्पलेसनेस, मींस हेल्पलेस अगेंस्ट द फेट और द विल ऑफ द सी। मनुष्य भाग्य या समुद्र की इच्छा के आगे असहाय है, हेल्पलेस है। नेक्स्ट थीम है ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस। A portrayal of the culture of grief, lamentation and death in Irish coastal communities. आयरिश तटीय समुदायों में, जो आयरलैंड के तटीय क्षेत्रों में, समुद्री तटीय क्षेत्रों में दुख, विलाप और मृत्यु की संस्कृति, उसका चित्रण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप नोट कर लें क्योंकि ये शॉर्ट आंसर में भी पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।